हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो याद रखना है द हेग नीदरलैंड स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे विश्व भर में प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखना 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव जो है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बुल्स आई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में किया जाता है। तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल स्पर्धा में किया जाता है, तो याद रखिएगा निशानेबाज शूटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुल्स आई। याद रखेंगे बुल्स आई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल स्पर्धा में किया जाता है, तो याद रखना निशानेबाजी में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहेब की जगह पे यहाँ दादा साहेब फाल्के, याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो याद रखिएगा सिनेमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो सिनेमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अधिकारी के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा एग्रोनोमोई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस अधिकारी के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा सड़क निर्माण का मुख्य अधिकारी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, चोल काल में वह भूमि जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था। चोल काल में वह भूमि जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दान में दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा रख रखाव के लिए दान में दी जाती थी उससे क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा उस भूमि को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है साला भोग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1921 का प्रसिद्ध मोपला रिविलियन केरल में हुआ था। निम्नलिखित में किस व्यवसाय के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1921 का प्रसिद्ध मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में किस व्यवसाय के कार्यकाल में दौरान वर्ष 1921 का प्रसिद्ध मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था। तो मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग के समय, लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था किस वर्ष, 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है,
किस सूफी संत को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता था? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता था? तो याद रखिएगा, ईश्वर का प्रिय के नाम से किसे जाना जाता था? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे? तो याद रखिएगा, टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। तो याद रखिएगा किसने? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस सुल्तान ने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने। चांदी और टाका तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सृजन या उत्साधन ऑब्जर्वेशन का प्रावधान है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, सृजन या उत्साधन का प्रावधान है। तो याद रखना है आप सभी को, अनुच्छेद 169 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना आप सभी को, किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो याद रखिएगा, किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, रूसी क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूसी क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ताप्ती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में किस विषय से है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो याद रखना है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण संकट में पड़े आर्द्र भूमि स्थलों से है, वेटलैंड से है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में किस विषय से है? तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध याद रखेंगे किस विषय से है? याद रखना है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण संकट में पड़े आर्द्र भूमि स्थलों से है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सदाबहार वन जो है नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ नहीं पाए जाते, तो मलबार का पठार। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो मालवा का पठार में जो है नहीं पाए जाते हैं। कौन सा वन, तो सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा रहा, तिब्बत में संगापो के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। तिब्बत में संगापो के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। याद रखिए, तिब्बत में संगापो के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। तो जाने जाने वाली नदी किस नाम से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा आप सभी, ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश करती है। तिब्बत में संगापो के नाम से जाने जाने वाली नदी किस नाम से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में धूल कण और जलवाष्प की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है और सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में धूल कण और जलवाष्प की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है और सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो याद रखिएगा, सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो याद रखना आप सभी को, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में धूल कण और जलवाष्प की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में जो है धूल कण और जलवाष्प की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है और सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही उच्च स्तर पर बनी रहती है, क्या कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो क्या कहलाती है। तो याद रखना, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो क्या कहलाती है। तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग होने वाले शब्द SLR का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, SLR का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है आप सभी को, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। SLR का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का राष्ट्रीय मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा, SIDBI का राष्ट्रीय मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो याद रखना आप सभी को, लखनऊ में स्थित है। SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, प्रकाश का रंग, कलर ऑफ लाइट मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक विशेषता पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक विशेषता पर निर्भर करता है। तो याद रखना आप सभी को, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ या आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश का रंग मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक विशेषता पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ या आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25 में पूछा जा रहा है, चूने के पानी, लाइम वाटर में जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका दूधिया रंग किस यौगिक के बनने के कारण गायब हो जाता है। चूने के पानी,
लाइम वाटर में जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका दूधिया रंग किस यौगिक के बनने के कारण गायब हो जाता है? तो याद रखिएगा, इसका दूधिया रंग किस यौगिक के बनने के कारण गायब हो जाता है? तो याद रखना आप सभी को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 के पावर ब्रैकेट के बाहर कर देंगे 2, CaHCO3 2 होता है। याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो है रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है CaHCO3 2 है। याद रखेंगे, चूने के पानी में जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका दूधिया रंग किस यौगिक के बनने के कारण गायब हो जाता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 के पावर 2। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा रहा है, जब किसी गतिशील वस्तु का वेग वेलोसिटी दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखिएगा, जब किसी गतिशील वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखना आप सभी को, 4 गुनी हो जाएगी। गतिशील वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा? तो वो 4 गुनी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील वाटर सॉल्यूशन है? याद रखिएगा, वाटर सॉल्यूबल है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना है, RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोन मैरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा रहा है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, एटॉमिक रेडियस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1857 के महान विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? वर्ष 1857 के महान विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो याद रखना है, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो आपको याद रखना है, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा रहा है, बिहार में सिल्क रेशम उद्योग का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो सिल्क रेशम उद्योग का मुख्य रूप से कौन सा जिला है? तो याद रखना, भागलपुर है। बिहार में सिल्क रेशम उद्योग का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य भीमा बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो याद रखिएगा, भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो याद रखना है, मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 34 में पूछे जा रहा है सदाकत आश्रम की स्थापना बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसके द्वारा की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसके द्वारा की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना मजहरुल हक के द्वारा। सदाकत आश्रम की स्थापना बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसके द्वारा की गई थी। याद रखेंगे मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो याद रखिएगा बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो याद रखिएगा बृहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोयल्स लॉ। तो याद रखें किसने प्रतिपादित किया था जो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता, तो रॉबर्ट बॉयल। किसी वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया था स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रॉबर्ट बॉयल। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है मानव शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल एसिड के जमा होने के कारण थकान या ऐंठन महसूस होती है। मानव शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल एसिड के जमा होने के कारण थकान या ऐंठन महसूस होती है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल एसिड के जमा होने के कारण थकान या ऐंठन महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है क्या होती है, थकान या ऐंठन महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग उपकरण में मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार उपकरण में मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना आप सभी को पराध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। सोनार उपकरण में मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किस कण के प्रकीर्णन स्कैटरिंग प्रयोग द्वारा की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कण के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की थी। तो याद रखिएगा अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल्स किस कण के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की थी। तो अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की थी। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक जो है, केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।